नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोशियो की पॉइंट पर। तो आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बहुविकल्पीय क्वेश्चन, जो कि आपको समाजशास्त्र से संबंधित सभी एग्जामों के लिए उपयोगी है। तो आज का ये एमसीक्यू जो है वो नातेदारी से संबंधित है, क्योंकि ये मूल अवधारणाओं में नातेदारी संबंध आता है। तो इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसे ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये एमसीक्यूज। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें है कि विलिंग सहोदरज विवाह का तात्पर्य है। विलिंग सहोदरज विवाह का तात्पर्य किससे है? मातृ संबंध नातेदारी का आपस में विवाह, या दंपति स्वजनों के साथ विवाह, या समलिंगी सहोदरों के बच्चों के मध्य विवाह, या विलिंग सहोदरजों के बच्चों के मध्य परस्पर विवाह संबंध। तो विलिंग सहोदरज विवाह क्या होता है कि इसका अर्थ होता है कि विपरीत लिंग वाले भाई बहन की संतानों के बीच में विवाह। विपरीत लिंग वाले यानी कि भाई भाई के संतानों में शादी नहीं हो सकता है, और या बहन बहन के संतानों में शादी नहीं हो सकता है। उसमें भाई बहन, बहन भाई होना चाहिए, उनकी संतानों में शादी होता है, उसे ही कहते हैं विलिंग सहोदरज विवाह। यानी कि चचेरे नहीं सॉरी फुफेरे और ममेरे, फुफेरे और ममेरे भाई बहनों में शादी होती है। तो इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिहास से संबंधित है ये, कि परिहास संबंध जो है वो क्या है? पति तथा पत्नी के मध्य होता है परिहास संबंध, या माता तथा पुत्री के मध्य होता है, पिता तथा पुत्र के मध्य है, या जीजा एवं साली के मध्य में होता है। तो परिहास का मतलब ही होता है हास परिहास, जिसे कहते हैं ना, हास परिहास यानी कि हंसी मजाक। तो हंसी मजाक वाला रिश्ता किससे होता है? जीजा साली से होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि समाज में परिहार का अनुपालन किया जाता है। परिहास और परिहार दोनों, देखिए परिहास मतलब होता है हंसी मजाक करना है, मतलब रिश्तों में थोड़ा सा अच्छा भाव आए, उसके लिए परिहास है। लेकिन मर्यादा को बनाए रखने के लिए क्या चाहिए? परिहार। परिहार मतलब थोड़ा सा दूरी बनाए रखना। परिहार मतलब क्या करना है? थोड़ा सा दूरी बनाए रखना है। तो ऑप्शन देखते हैं कि इसमें ऑप्शन क्या है। तो इसमें है कि बड़ों के प्रति सम्मान प्रकट करने हेतु होता है परिहार का अनुपालन होता है, या विरोधियों के प्रति अप्रसन्नता व्यक्त करने के लिए परिहार का अनुपालन होता है, या कुछ संबंधियों के मध्य लैंगिक संपर्क रोकने के उद्देश्य से ये परिहार पाया जाता है, या स्त्रियों की परिस्थिति के उत्थान के लिए ये परिहार का अनुपालन किया जाता है। तो परिहार जो है वैसे संबंध है जिसमें सम्मान और संकोच को के कारण कुछ रिश्ते के बीच में, जैसे कि सास से बहू, ससुर बहू के मध्य हो गया, या दामाद सास के मध्य हो गया, या हमारे समाज में जो जेठ के सामने पर्दा किया जाता है ना, वो तो ये दूरी बनाए रखने के लिए किया जाता है, क्योंकि यह ऐसा माना जाता है कि यह लैंगिक संपर्क को रोकने और रिश्ते की मर्यादा को बनाए रखने के लिए परिहार जो है उसका अनुपालन किया जाता है। अब एक लंका के एक वेट्रा जनजाति है, वेट्रा जनजाति, इसमें भाई बहन भी का भी परिहार पाया जाता है। भाई बहन में भी परिहार पाया जाता है। भाई बहन दोनों है जो है वो एक ही छत के नीचे नहीं रह सकते हैं। तो परिहार का अनुपालन क्यों किया जाता है? तो किया जाता है कुछ संबंधियों के मध्य लैंगिक संपर्क रोकने के उद्देश्य से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, ऐसी प्रथा अथवा चलन जिसमें एक पिता की पहचान उसके एक बच्चे से की जाती है, उसे कहते हैं ब्याज प्रसूति कहते हैं, या अनुशंसित संबोधन कहते हैं, संलग्नता कहते हैं, या पितृदेय कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? अनुशंसित संबोधन, या माध्यमिक संबोधन, या कह सकते हैं टेक्नोनॉमी। तो ये जो है
इसकी बात सर्वप्रथम टायलर ने की थी। ये हमारे समाज में भी पाया जाता है कि जैसे कि बोलते हैं ना कि अमुक के पापा, मतलब नाम लेकर के नहीं बुलाते हैं, बच्चे के नाम लेकर के उसके पिता को बुलाते हैं। तो इस तरह इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें है कि निम्न में से कौन सा मुस्लिम समुदाय मातृवंशीय है? इसमें से कौन सा समुदाय मातृवंशीय है? श्रीलंका के मोर, या गुजरात के मेमन जनजाति, या सूरत के बोहरा, या कुंकड़ के नवायत। तो ये मुस्लिम समुदाय का मातृवंशीय कौन सा हो जाएगा? ये है श्रीलंका के मोर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है कि पति स्थानिक निवास का तात्पर्य उस निवास से है जिसमें एक नवविवाहित दंपति क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं? तो दुल्हन जो है, दुल्हन के माता पिता के साथ रहती हैं। जो नव दंपति है वो कहाँ रहते हैं? दुल्हन के माता पिता के साथ रहती हैं, या दूल्हे के माता पिता के साथ रहती हैं, या स्वतंत्र रूप से रहते हैं, या दुल्हन की माँ के भाई के साथ रहते हैं। तो पति स्थानिक में क्या कहाँ जाएगा? पति के घर जाएगा, यानी कि दूल्हे के माता पिता के साथ, दूल्हे के माता पिता के साथ रहेगा, तभी तो पति स्थानिक हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है कि एक उद्देश्य हेतु पैतृक वंशानुक्रम ज्ञात करना तथा अन्य उद्देश्य हेतु मातृ वंशानुक्रम ज्ञात करना कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है द्वैध पितृ मातृ वंशाक्रम। तो क्योंकि जब व्यक्ति अपने पिता के वंशक्रम से कुछ अधिकार पाता है और कुछ माता के वंशक्रम से कुछ और अन्य अधिकार प्राप्त करता है, तो उसे ही द्वैध पितृक मातृक वंशानुक्रम कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है कि मुस्लिम कानून के अनुसार मेहर क्या है? विवाह के समय निर्धारित की जाने वाली वह राशि जो विवाह विच्छेद की स्थिति में दुल्हन को दी जाती है, या विवाह संपन्न करने हेतु काजी को दी जाने वाली राशि है, या पत्नी के साथ दुर्व्यवहार करने पर समुदाय को दी जाने वाली दंड के रूप में राशि है, या पति का त्याग करने पर पत्नी द्वारा दी जाने वाली दंड राशि है। मेहर, मुस्लिम कानून में मेहर क्या है ये हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, क्योंकि विवाह के समय निर्धारित की जाने वाली जो राशि है उसे ही क्या कहते हैं? मेहर कहते हैं। और ये पति जो है अपनी पत्नी को विवाह के समय देता है या देने का वादा करता है। और मेहर का धन जो है वो पत्नी कब प्राप्त करती है? तो पति से तलाक के बाद में या पति के मृत्यु के हो जाने के बाद में इसका उपयोग करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन यह स्पष्ट नहीं करता है कि घरेलू हिंसा इतनी प्रचलित क्यों है? इसमें हमें बताना है नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले ये है कि परिवार में संवेगात्मक अस्थिरता भी है, परिवार में हिंसा को पर्याप्त मात्रा में अनुमोदित किया जाता है एवं सहा जाता है। और सी है कि पत्नी के साथ मारपीट करने की सामाजिक क्या है? स्वीकृति। या डी है कि परिवार के अंदर हिंसा समाज में हिंसक व्यवहार व्याप्त प्रतिमानों पर का प्रतिबिंब है। तो ये जो है ये बी है, सी है और डी है। बी, सी और डी जो है वो सीधे तौर पर पितृसत्तात्मक संरचना की जो सामाजिक स्वीकृति और हिंसक प्रतिमानों को दर्शाते हैं, जो घरेलू हिंसा में प्रचलित होने का मुख्य कारण है। जबकि जो ए है ये कारण नहीं बताता है, बजाय ये क्या करता है? हिंसा का परिणाम
हो सकता है। ये हिंसा का परिणाम हो सकता है, इसका कारण नहीं हो सकता, इसलिए इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में से यह विचार किसका था कि शोषी समाज में परिवार एक व्यक्तिक अनुकूलन की युक्ति है। ये डेविड कपूर कहते हैं, या लिच कहते हैं, या एंजिल कहते हैं, या लोंग कहते हैं। तो ये कथन है फ्रेडरिक एंजिल का। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि जिस परिवार का निर्माण विवाह तथा उसके बाद में पैदा हुए बच्चों से होता है, उसकी निम्नलिखित में से कौन सा सही परिभाषा प्रस्तुत करता है। पहले विवाह होता है और उसके बाद में बच्चे पैदा होते हैं, तो उससे निर्मित परिवार को क्या कहा जाएगा? जन्म मूलक, प्रजनन मूलक, या विस्तृत परिवार, या संयुक्त परिवार। तो विस्तृत परिवार और संयुक्त परिवार तो हो नहीं सकता है, तो इसमें जन्म मूलक होगा या प्रजनन मूलक होगा। तो जन्म मूलक यानी कि जिसमें भी हम जन्म लेते हैं वो परिवार हमारे लिए जन्म मूलक परिवार होता है। लेकिन यहाँ पे पहले शादी होती है, उसके बाद में बच्चे होते हैं और उससे बनने वाला परिवार को बताना है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रजनन मूलक परिवार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है किस प्रकार का आवास विस्तृत परिवार के निर्माण में सहायक नहीं होता है? विस्तृत परिवार के निर्माण में कौन सा ऐसा आवास है जो सहायक नहीं होता है? पति स्थानिक, पत्नी स्थानिक, या मातुल स्थानिक, या नव स्थानिक। तो ये तीनों जो प्रकार है उसमें तो परिवार का निर्माण होता है, चाहे वो विवाहित जो जोड़े हैं वो पति के घर जाए, या पत्नी के घर जाए, या मामा के घर जाए, तो मतलब परिवार का निर्माण होता है। लेकिन ये नव स्थानिक में क्या होता है कि इसमें नवविवाहित जोड़ा जो है अपने माता पिता के घर से दूर अलग अपना घर बसाता है, तो वो अलग परिवार अपना बनाता है, तो ये परिवार के निर्माण में सहायक नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लेविरेट का अर्थ है, लेविरेट का अर्थ क्या होता है? लेविरेट मतलब क्या होता है? देवर विवाह। लेविरेट मतलब क्या होता है? देवर विवाह। तो देवर विवाह का अर्थ क्या होता है? ये दिया हुआ है कि पत्नी को जीवित होते किसी व्यक्ति का अपनी पत्नी की बहन से विवाह करना, या ये देवर विवाह कहलाएगा? बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। बी है कि पत्नी की मृत्यु के पश्चात किसी व्यक्ति का पत्नी की बहन से विवाह करना, ये भी नहीं होगा। सी है किसी महिला का पति के जीवित होते हुए पति के भाई से विवाह करना, ये भी नहीं होगा। जबकि डी है कि किसी महिला का पति की मृत्यु के पश्चात पति के भाई से विवाह करना, तो उसे ही तो देवर विवाह कहा जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कि लक्षद्वीप का मुस्लिम समुदाय अनुसरण करता है। लक्षद्वीप का मुस्लिम समुदाय किसका अनुसरण करता है? मातृवंशीय नातेदारी और मातृ स्थानिक आवास का। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से किस समुदाय में पिता के बहन की पुत्री के साथ विवाह की अनुमति है? पिता के बहन के पुत्री के साथ विवाह की अनुमति है। ये उत्तरी महाराष्ट्र के कुर्गों और मराठों में है, या दक्षिणी महाराष्ट्र के मराठों में, और मैसूर के कलिंगा में है, या संपूर्ण महाराष्ट्र के मराठों में है, या कुर्गों में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्न में नातेदारी शब्द की सबसे अच्छी परिभाषा कौन सी है? नातेदारी की सबसे अच्छी परिभाषा इसमें से कौन सी है? ए दिया है कि वंशावली संबंधों की सामाजिक मान्यता तथा अभिव्यक्ति, और बी है सामाजिक मान्यता प्राप्त संबंध, सी है सांस्कृतिक अनुकूलित संबंधों की मान्यता, और संबंधियों का समूहन।
तो नातेदारी की सबसे अच्छी परिभाषा कौन सी हो जाती है कि जो भी नातेदार होते हैं, चाहे हमारे वैवाहिक विवाह संबंध द्वारा नातेदार हुए या रक्त संबंधी हुए या जो भी गोद लिए हुए बच्चे हैं उनसे, तो जो भी संबंध है, जो भी नातेदारी संबंध है, उसे समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होना चाहिए। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक मान्यता प्राप्त संबंध ही क्या कहा जाएगा? समाज नातेदारी की सबसे अच्छी परिभाषा है। अगला क्वेश्चन नंबर 17 है कि हवाई नातेदारी व्यवस्था से संबंधित शब्दावली की विशेषता उन समाजों द्वारा बताई गई है जो निम्नलिखित का अनुसरण करता है। पैतृक, ये दिया हुआ है पैतृक वंशानुक्रम व्यवस्था, या भी है मातृक वंशानुक्रम व्यवस्था, सजातीय वंशानुक्रम व्यवस्था या द्विपक्षीय वंशानुक्रम व्यवस्था। तो इसमें क्या होता है कि ऐसी नातेदारी में जिसमें एक ही पीढ़ी के सभी भाई और बहनों के भाई बहन कहा जाता है। जितने भी पीढ़ी के हैं सबको भाई बहन कहा जाता है। तो यह क्या होता है? द्विपक्षीय वंश वाले समाजों में पाया जाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में है कि जब एक दंपति को निवास के लिए वर अथवा वधु के माता पिता के साथ रहने का विकल्प उपलब्ध होता है तो उस स्थिति को कहा जाता है पति स्थानीय कहा जाता है, उभय स्थानीय, मातृ स्थानीय या मातुल्य स्थानीय। क्या कहा जाता है उसको? तो जब पति पत्नी के पास यह विकल्प होता है, दोनों जोड़े के पति पत्नी के पास यह विकल्प होता है कि वे पति के घर पे रहें या पत्नी के घर पे रहें, किसी एक के घर पे रह सकते हैं, तो उसे कहते हैं उभय स्थानीय घर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है कि नाइजीरिया के याको जनजाति में निम्नलिखित में से एक किस प्रकार का वंशानुक्रम पाया जाता है? मातृवंशीय, पितृवंशीय, द्विपक्षीय या दोहरा। तो इसमें क्या है क्या पाया जाता है? दोहरा वंशानुक्रम पाया जाता है, जहाँ संपत्ति और उत्तराधिकार के लिए पितृवंशीय और मातृवंशीय दोनों का पालन किया जाता है। तो इसलिए ये ऑप्शन डी हो जाएगा, दोहरा। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्न में से कौन सा विवाह का स्वरूप एक विधुर के अपनी पत्नी की बहन के साथ विवाह करने का सही प्रतिनिधित्व करता है? जो पुरुष है वो अपने पत्नी की मृत्यु के बाद में अपनी पत्नी की बहन के से शादी करता है, उसको क्या कहा जाता है? उसको शाली विवाह कहा जाता है। शाली विवाह को क्या कहते हैं? सेरोरेट बोलते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में मिलते हैं। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा आप किस चीज़ की किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। चलिए धन्यवाद।